हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम का समय आ गया है और एग्ज़ाम के साथ साथ एडमिशन का भी समय आ चुका है। आरसीआई से एडमिशन का डेट निकल चुका है। एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आपके सगी संबंधी, मित्र, रिश्तेदार जो कोई भी होगा तो उनको सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ VI, HI और IDD तीनों स्पेशल डीएड एजुकेशन में 35, 35, 35 तीनों मिला करके 105 सीटें हैं और एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो आप लोग जल्दी करिए। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी, विशेष शिक्षक, जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया हूँ। मैं मानसिक अक्षमता IDD से रिलेटेड हूँ। आप लोगों को विकलांग व्यक्तियों के लिए, निःशक्त व्यक्तियों के लिए क्या क्या कानूनी प्रभाव है, क्या उनको संविधान में हक मिला हुआ है, हमारी सरकारें समय समय के साथ क्या एक्ट बनाती है, क्या संशोधन करती है, ये आप लोगों को बताया जा रहा है। इसमें PWD एक्ट 1995, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जो पहले का मानसिक मंदता एक्ट 1987 था, उस सब के बारे में बताया गया। इससे एक्स्ट्रा जो PWD एक्ट है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी 1995, वो सबसे सशक्त हथियार है दिव्यांगजनों के लिए। और अन्य सरकारी सुविधाएं क्या है, योजनाएं क्या है? राष्ट्रीय विकलांग वित्तीय और विकास निगम, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना लागू की है। इस योजना का नाम राष्ट्रीय विकलांग वित्तीय और विकास निगम है। कोई भी विकलांग भारतीय, जिस व्यक्ति का उम्र 18 से 55 साल के बीच में है तथा वह 40% या उससे अधिक विकलांग हो, इस योजना का लाभ उठाने के योग्य है। विकलांग व्यक्तियों को चुने हुए कार्यों के लिए इस योजना के तहत ऋण भी मिल सकता है। कोई भी दिव्यांगजन जो है, उनकी विकलांगता का प्रतिशत 40% मिनिमम होना चाहिए, तभी उनको बहुत सारी सरकारी सुविधाएं मिल पाती हैं। 40% से कम होने पर नहीं मिल पाती हैं। तो इस योजना के अंतर्गत 18 से 55 साल जिसका उम्र है, उनको बैंक द्वारा फाइनेंस किया जा सकता है, लोन मिल सकता है। निःशक्त व्यक्तियों को सहायक अंग व उपकरण खरीदने या लगाने हेतु सहायता देने की योजना, उपकरण व अन्य सहायक सामग्रियां सस्ती दर पर उपलब्ध कराना भारत सरकार का लक्ष्य है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम लागू होने के बाद निःशक्त व्यक्तियों की सहायता करना आवश्यक हो गया है। इस योजना के तहत मानसिक विकलांग व्यक्ति सहायक साधन, शैक्षिक सामग्री तथा दैनिक जीवन कौशल
सामग्री मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। निःशक्त व्यक्तियों के लिए सहायक अंग है या आइट्स है, उपकरण है, उनको खरीदने के लिए सहायता दी जाती है। मानसिक विकलांग व्यक्ति सहायक साधन, शैक्षिक सामग्री तथा दैनिक जीवन कौशल सामग्री जो है वो मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। भारत देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे तो जो दिया है पहले का लिखा हुआ है। अभी तो ऐसे 28 ही राज्य हैं और केंद्र शासित तो 7 और +2 9 हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से अलग करके यूनियन टेरिटरी के 2 भागों में बांटा गया है। हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इनमें 50 लाख से अधिक व्यक्ति निःशक्त हैं। 1 अरब पे 50 लाख था तो एक 30 या 40 पे इनकी लगभग 70 लाख जनसंख्या हो सकती है। लेकिन बाद के दिनों में पोलियो जैसी भयंकर महामारी जो विकलांगता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पीड़ित लोग थे, तो इस महामारी पर लगभग काबू पाया जा चुका है। तो इसका आंकड़ा जो है वो घट बढ़ सकता है। अभी जो आंकड़ा आपको दिया जा रहा है ये पहले का है। इस आबादी का 75% आज भी 70 से 75% लोग गांवों में रहते हैं, जबकि उपलब्ध सुविधाएं शहरी इलाकों तक ही सीमित है, जिसके कारण एक बड़ा वर्ग इन सुविधाओं से वंचित रह जाता है। हमारे देश का अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था, 2021 में होने वाला था, अभी 2024 हो गया, लेकिन जनगणना नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी के कारण। तो जब तक नया जनगणना नहीं होगा तब तक लेटेस्ट आंकड़े नहीं आ पाएंगे। 2011 के बाद जो जनगणना होगी तो दिव्यांग जनों की संख्या, हमारे देश की पूरी जनसंख्या, हमारे देश की आबादी में कितने प्रतिशत लोग दिव्यांग जन हैं, जब नया जनगणना होगा तभी सटीक आंकड़ा मिल पाएगा। देखिए 2024 के चुनाव के बाद तो होना चाहिए, क्योंकि जो महामारी थी वो लगभग बीत चुकी है, कोरोना खत्म हो चुका है, जनगणना कराया जा सकता है। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित, केंद्र आधारित व समुदाय आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? राज्य, जिला, खंड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आधारित संरचना उपलब्ध कराना। इसमें केंद्र आधारित व समुदाय आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है तथा केंद्र की आर्थिक सहायता से राज्य स्तर पर यह योजना लागू की जाती है। इससे गांव के विकलांगों को सेवाएं उपलब्ध हो सकती है तथा समुदाय को अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 6 मिश्रित पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? निःशक्त व्यक्तियों के लिए जिला पुनर्वास केंद्र है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में 107 जिलों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जैसा कि आप लोग को पहले बताया गया है कि पुनर्वास कार्यक्रम जो है या RCI जो है वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर में काम करती है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न गांवों तक पहुंचने के लिए उठाया गया
एक और कदम है। ये केंद्र आकलन करेंगे, सहायक अंग व उपकरण लगाएंगे व उनका अनुरक्षण करेंगे, वर्तमान विद्यालयों से संपर्क स्थापित करेंगे, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा व उनके योग्य रोजगार हेतु प्रशिक्षण के लिए विद्यालय की स्थापना करेंगे। अवरोधहीन वातावरण बनाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें सड़क, सार्वजनिक भवन तथा यातायात शामिल है। यह योजना हाल ही में देश में कार्यरत निःशक्त व्यक्तियों की शीर्ष संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की गई है। मिशन मोड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकलांगों तथा एक तरफ देशी तथा प्रभावकारी तरीके से पहुंचना तथा दूसरी ओर उनके जीवन में वृद्धि तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। भारत सरकार द्वारा उन विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सहायता देती है जिनसे विकलांग व्यक्ति को समान अवसर मिले तथा उनका विकास हो। मंदबुद्धि व्यक्तियों को कंप्यूटर की सहायता से प्रशिक्षण देने की इस परियोजना को राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता मिली हुई है। इसमें के 6 सॉफ्टवेयरों द्वारा क्रियात्मक शिक्षा और समुदाय में स्वतंत्र रूप से रहना सिखाया जाएगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि आम विश्वास गलत साबित हुआ है कि बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि कंप्यूटर का प्रयोग करने से विकलांग व्यक्ति का आत्मसम्मान भी बढ़ता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इनमें 6 सॉफ्टवेयर हैं जो मंद बुद्धि के बच्चों को शिक्षण और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। तो ये गलत धारणा साबित हो गई कि मंद बुद्धि जो बौद्धिक रूप से विकलांग है कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा क्या है? एक विकासशील देश में बौद्धिक विकलांग व्यक्ति के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की उद्घोषणा सबके लिए शिक्षा एक बड़ी चुनौती है। सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा इस चुनौती का सामना कर रही है। तकनीकी दृष्टि से इन बच्चों के लिए किए जा रहे शैक्षिक प्रयासों पर विभिन्न आयामों से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अति अल्प मानसिक विकलांगता वाले बच्चों को पाठ्यक्रम में सुधार कर सामान्य स्कूलों में ही शिक्षा दी जा सकती है, जबकि जो बच्चे सामान्य शिक्षा ग्रहण कर पाने में असमर्थ हैं उन्हें विशेष विद्यालयों में कार्यात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए। गंभीर रूप से मानसिक विकलांगता वाले बच्चों को तथा ऐसे स्थानों पर रहने वाले बच्चों को जहां स्कूल नहीं है, घर पर ही निर्देश और प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा किया गया है कि जो अति अल्प बच्चे हैं उनको सामान्य स्कूलों में शिक्षा दिया जा सकता है, कुछ पाठ्यक्रम में सुधार करके। जो बच्चे सामान्य शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ है उन्हें विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाएगी। गंभीर रूप से जो मानसिक विकलांग बच्चे हैं उनको या जहां स्कूल नहीं है उनको घर पर ही निर्देश और प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए। विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना IEDC को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लागू किया है। विकलांग बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित संसाधन शिक्षक सामान्य शिक्षकों की सहायता करते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय मुक्त शिक्षा के लिए कार्यक्रम है जिसमें बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चे शामिल होते हैं। बॉर्डर लाइन बौद्धिकता वाले घटे हुए पाठ्यक्रम में
अपने घर पर ही पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें व्यावसायिक शिक्षा की भी योजना है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नेशनल ओपन स्कूल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 12वीं तक शिक्षा देता है, 10वीं और 12वीं की डिग्री प्रदान करता है। ये ओपन स्कूल है जिसमें बौद्धिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उन बच्चों को अपने घर पर ही रह करके पढ़ाई करके परीक्षा दे करके और वो डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसमें व्यावसायिक शिक्षा जो है, कमर्शियल एजुकेशन की भी शिक्षा देने की योजना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत क्या है, प्रत्येक शिक्षा के सार्वजनिकरण की ओर एक बड़ा कदम है, जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया गया है तथा कई जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है। एकीकृत शिक्षा की अवधारणा विश्व भर में प्रचलित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचा तथा सहायक अंग व उपकरण उपलब्ध कराना। जो बच्चे सामान्य पाठ्यक्रम में अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उन्हें विशेष स्कूल की आवश्यकता होती है। 1100 से अधिक विशेष स्कूल सहायता प्राप्त और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो जिला शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया गया है और देश के बहुत सारे जिलों में यह चल रहा है। इसमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित शिक्षक, आधारभूत ढांचा व सहायक अंग उपकरण उपलब्ध कराया जाता है। अभिभावकों को सशक्त करना, उनकी विकलांगता का शीघ्र पहचान तथा घर पर प्रशिक्षण एक प्रमुख तरीका है, जिसके द्वारा भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक पहुंचा जा सकता है। इसका उद्देश्य है कि यदि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं तो उनकी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को घर में ही पूरा किया जाए। इस प्रकार अभिभावकों को प्रशिक्षित किया जाए कि बच्चे के विकास का वह बहुमूल्य समय बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। न जिस घर में परिवार में दिव्यांग बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका विशेष कार्य शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। हमें क्या करना है कि अभिभावक को पहले सशक्त करना है। जो पहले का कहानी है कि ये पूर्व जन्म का कमाई है, देन है, क्या है, ये बच्चा सशक्त नहीं हो सकता है, उस सब को हटा करके अभिभावक को सशक्त बनाना है। उनकी विकलांगता का प्रकार शीघ्र पहचान हमें करना है, क्योंकि शीघ्र पहचान हम करेंगे तो उस स्थिति में जल्दी उसके नैदानिक उपाय किए जा सकते हैं। अभिभावक को प्रशिक्षित भी किया जा सकता है, जिसे अगर उनके आसपास विशेष स्कूल नहीं है तब तक वो घरों पर उनको प्रशिक्षित करें, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को घर पे ही पूरा किया जाए। इस प्रकार अभिभावकों को प्रशिक्षित कर बच्चे के विकास का वह बहुमूल्य समय बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। जब बच्चे में सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, बच्चों में जब वो छोटे होते हैं तो सीखने की क्षमता ज्यादा होती है। भाषा शिक्षण में हम पहले ही बता चुके हैं कि 7 साल की अवधि होती है, 0 से 7 साल तक, वह सबसे
स्वर्णिम अवधि होती है बच्चों के लिए। 7 साल के बाद भाषा सीखने में उनकी थोड़ा कमी होने लगती है। सीखते हैं लेकिन उतनी तेजी से नहीं सीखते हैं। तो जैसे भाषा सीखते हैं उसी की तरह बच्चों में सीखने की क्षमता अधिक होती है। इसके अतिरिक्त अभिभावकों में भी सकारात्मक मनोवृत्ति तथा अपने मंद बुद्धि बच्चों को प्रशिक्षित करने में आत्मविश्वास का विकास होता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण ऐसे केंद्र में दिया जाना चाहिए जहां अभिभावक अपने बच्चे के साथ समय समय पर आकर विभिन्न कौशल सीख सके और उनका उपयोग घर पर कर सके। दूसरा तरीका यह है कि शिक्षकों को समय समय पर बच्चों के घर भेजा जाएगा ताकि वे वहां जो उपलब्ध साधन है उन साधनों से अभिभावकों को प्रशिक्षित कर सके। यह तरीका सुगम और सस्ता है। इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाला कोई भी बच्चा उपेक्षित नहीं रह सकेगा। समुदाय आधारित पुनर्वास, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। भारत के लिए यह अवधारणा नई नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे परिवार में रहते हैं तथा जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो पड़ोसी भी परिवार की मदद करते हैं। वित्तीय सहायता तथा गांव के स्थानीय नेता को अधिकार देकर इस कार्यक्रम को अधिक संरचनात्मक बनाया गया है। समुदाय आधारित पुनर्वास, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन जो है ये भी विशेष शिक्षा में कारगर है, खास करके आईडीडी के बच्चों के लिए। तो और समुदाय आधारित पुनर्वास जहां पर बच्चों को ये फील न होने दिया जाए कि वो असामान्य है, उनको विशेष तरीका से प्रशिक्षित किया जा सकता है। सामान्य बच्चों के साथ धीरे धीरे उनको खेलने वगैरह दैनिक कार्य करने का सिखाया जा सकता है। हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, वो वित्तीय सहायता दे सकती है। तो इस तरह से समुदाय आधारित पुनर्वास एक महत्वपूर्ण है। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार दिया जा सकता है। उनको कुछ कार्य सिखाए जा सकते हैं जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें। जैसा कि सभी के लिए होता है, शिक्षा और पुनर्वास का अंतिम लक्ष्य आर्थिक स्वावलंबन है। बचपन से युवा अवस्था तक पाठ्यक्रम का मुख्य बिंदु व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, सामाजिक सक्षमता तथा आर्थिक स्वावलंबन रहता है। अतः व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार को महत्व मिला है। पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल कार्यक्रम का ही विस्तार होता था। बच्चों को बुनाई तथा ऐसी परंपरागत कलाएं सिखाई जाती थी जिनकी बाजार में कोई मांग नहीं थी, और ऐसी वस्तुओं को विकलांग सहायतार्थ बेचा जाता था। अब क्या किया जा रहा है कि यह प्रचलन बदल रहा है। पहले क्या किया जाता था कि जो परंपरागत कलाएं हैं उनको सिखाई जाती थी जिनकी बाजार में कोई मांग नहीं थी, लेकिन विकलांग सहायता के नाम पर उनको बेचा जाता था। लेकिन अब यह प्रचलन बदल रहा है और योग्यता स्तर के आधार पर प्रशिक्षण और रोजगार देने का विचार किया जा रहा है। इस प्रकार अति अल्प से गंभीर मानसिक विकलांगता के आधार पर क्रमशः खुली रोजगार व्यवस्था, आश्रयदत्त रोजगार एवं स्वरोजगार व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को रोजगार में 3% का आरक्षण दिया है, परंतु मानसिक विकलांग व्यक्ति को अभी तक किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिला है। तथापि तकनीकी सहायता तथा NHFDC से मिलने वाली मदद से सकारात्मक बदलाव देखे जा सकते हैं। उपर्युक्त जो सभी कार्यक्रम आज हम लोग चर्चा किए,
ये विकलांग व्यक्तियों के लिए है, निःशक्तों के लिए है। स्वास्थ्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं द्वारा भारत सरकार विकलांगता की रोकथाम करने का प्रयास कर रही है। इन योजनाओं में जन जागरूकता, टीकाकरण, पल्स पोलियो निवारण तथा पहचान के लिए पीएचसी डॉक्टरों तथा निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण तथा बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों में मिर्गी तथा संबंधित समस्याओं का उपचार व प्रबंधन शामिल है। व्यवसायियों और अभिभावकों को शीघ्र हस्तक्षेप की तकनीकियों का प्रशिक्षण देकर स्थिति को बिगड़ने से बचाने में मदद मिलती है। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो जन जागरूकता, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान, पीएचसी में डॉक्टर की नियुक्ति, इस सब के द्वारा विकलांगता की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। भविष्य में क्या हो सकता है? स्वतंत्रता के बाद भारत में मंद बुद्धि व्यक्तियों का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में काफी कार्य हुए हैं। मंद बुद्धि व्यक्ति के परिवार को अधिकार दिए गए हैं तथा मंद बुद्धि व्यक्ति को आत्मनिर्भरता से जीने का कौशल सिखाया जा रहा है। तथापि देश की विशालता और उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को देखते हुए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि हमारा जो देश है वो विशाल देश है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न भौगोलिक संरचना है। तो सबको ध्यान में रखते हुए उसके निवारण उपाय किए जाएंगे। दूर दराज के गांवों, जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचना भारत सरकार की प्राथमिकता है। अलग अलग क्षेत्रों तथा परिस्थितियों को देखते हुए वहां के लिए उपयुक्त शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, ताकि मंद बुद्धि व्यक्ति अपने वातावरण में रहने की क्षमता विकसित कर सके। नीतियों और प्रशिक्षण सामग्री को भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर उसे मंद बुद्धि व्यक्ति तथा उसके समुदाय तक पहुंचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा बौद्धिक विकलांगता के क्षेत्र में हो रहे विकास तथा वर्तमान तरीकों से व्यवसायियों को अवगत कराना वर्तमान समय की एक अन्य आवश्यकता है। इससे मंद बुद्धि व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में हमें मदद मिलेगी। भविष्य में विकास के लिए यह आवश्यक है कि मानसिक विकलांगता के सभी पहलुओं पर लगातार अनुसंधान और विकास हो। अनुसंधान किया जाएगा तो हमें कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा जो उनके जीवन को आसान बनाएगा। समय समय पर मंद बुद्धि व्यक्ति के लाभार्थ सरकार द्वारा नई योजनाएं लागू करना एक और महत्वपूर्ण कदम है। मानसिक विकलांग व्यक्ति के प्रबंधन के लिए उसके परिवार को अधिकार देने का निरंतर प्रयास कभी न खत्म होने वाला कार्य है और यह भविष्य में चलते रहना चाहिए। संक्षेप में भविष्य का लक्ष्य क्या है? सभी उम्र और स्तर के मंद बुद्धि व्यक्ति के लिए उपयुक्त सेवा की व्यवस्था में सच्चे अर्थों में पूर्णता प्राप्त करना। इस इकाई का सारांश क्या होगा? इस इकाई का सारांश होगा कि 1912 में इंडियन लिटरेसी एक्ट, 1987 में मानसिक मनोरोगी एक्ट। जब 1987 वाला एक्ट आया तो लिटरेसी एक्ट खत्म हो गया। उसके बाद 1992 में आरसीआई की स्थापना की गई, भारतीय पुनर्वास परिषद की, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य करने वाले एक सरकारी संस्था है, जो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा अंडरटेकिंग है। पूरी तरह से आरसीआई जो है संस्था वो भारत सरकार द्वारा संचालित है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी एक्ट आया 1995 में, जो सबसे सशक्त एक्ट है दिव्यांगजनों के लिए। उसके बाद
नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया 1999 में, और विभिन्न योजनाएं और संस्थानों की स्थापना की गई जो विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बना सके। इस इकाई में, इस चैप्टर में इतना था आप लोगों को। और आज का जो पढ़ाई हुआ इससे संबंधित कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये पुनर्वास था। उनका पुनर्वास कार्यक्रम कैसे किया जाएगा या उनके लिए कुछ योजनाएं हैं, तो आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया है। और ये विकलांगता के क्षेत्र में सरकारी मदद, सरकारी कानून, सरकारी एक्ट, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, इसके बारे में आप लोग को जानकारी दी गई। आगे नए अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।